पारुल और उसकी बड़ी बहन कोमल के भाई कार्तिक की शादी 6 महीने पहले हुई थी। और कार्तिक की शादी के बाद आज पारुल अपने मायके आई थी और थोड़ी देर के बाद उसकी दीदी कोमल भी आने वाली थी। पारुल मायके पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और उसकी माँ गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही थी कि अभी थोड़ी देर में मेरी दोनों बेटियां घर आने वाली हैं और तेरा काम ही खत्म नहीं हुआ। तू बहुत कामचोर है। मेरी बेटियों में इतनी फुर्ती है कि तू तो उनसे मुकाबला क्या ही करेगी। पारुल को बड़ा बुरा लगा। उसकी भाभी को ससुराल आए हुए 6 महीने हुए थे और माँ उससे इतने बुरे तरीके से बर्ताव कर रही थी। पारुल ने घर के अंदर जाकर अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ ये तुम क्या कर रही हो? भाभी अभी इस घर में नई नई आई हैं, तुम उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तो वो कहने लगी, तू चुप रह, तेरी दीदी आती ही होगी, आते ही वो कुछ खाने के लिए मांगेगी, उसे बहुत भूख लगती है। और ये देख अभी तक आंगन में झाड़ू लगा रही है, पता नहीं कब नाश्ता बनाएगी। तब तक पारुल की बड़ी दीदी कोमल भी घर आ गई थी। वो कहने लगी, माँ भाभी तुम्हारा ठीक से ध्यान तो रखती है ना? घर तो एकदम कबाड़ बना हुआ है। मैं रहती थी तो घर एकदम चमका कर रखती थी। नमिता जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, बहू की माँ ने तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं है, सब मुझे ही सिखाना पड़ता है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। नीरजा की आंखों से आंसू बहने लगे। पारुल को भी बड़ा बुरा लग रहा था। खैर गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद पारुल तो वहां से चली गई थी। बीच बीच में वो अपनी माँ को समझाती रहती थी कि भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन नमिता जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि उनकी बेटियां ही सब कुछ हैं, बहू को तो कुछ आता ही नहीं है। धीरे धीरे नीरजा को उस घर में आए हुए 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में उसकी सास ने कभी भी उसे मायके नहीं जाने दिया। हर बार जब वो मायके जाने की बात करती थी तो उसकी सास कहने लगती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मायके कैसे जाओगी? गर्मी की छुट्टियों में भी नीरजा के भाई बहन घर में इकट्ठे होते थे। तब नमिता जी कहने लगती थी कि मेरी बेटियां अभी गर्मी की छुट्टियों में घर आती हैं, तुम ननदों की आवभगत करो, मायके जाने की क्या जरूरत है। इस बार भी गर्मी की छुट्टियों में नमिता जी की बड़ी बेटी घर आने वाली थी। वो बहू के पीछे पड़ी हुई थी कि बेटी के आने पर कौन कौन से व्यंजन बनेंगे। तभी एक दिन पारुल ने अपनी माँ को फोन किया और कहने लगी, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं आ पाऊंगी। बाई भी 20 दिनों की छुट्टी पर गई हुई है, तो मेरी देखभाल करने के लिए और घर संभालने के लिए भाभी को यहाँ भेज दो। साथ ही वो रसोई भी संभाल लेंगी। भाभी अकेले कैसे आएगी? तो भैया को कहो कि वो उन्हें लेकर जल्दी से मेरे घर पर आ जाएं। सास ने तुरंत ही बहू को मुफ्त की नौकरानी समझकर बेटी के घर रवाना कर दिया। वहां पहुंचकर बहू के पैरों तले जमीन ही सरक गई, क्योंकि ननद बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। उल्टा वहां तो ननद नंदोई घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे। नीरजा हैरानी से बोली, दीदी आपकी तो तबीयत खराब थी ना? तो पारुल कहने लगी, नहीं भाभी मेरी तबीयत खराब नहीं है, भैया और आपको कभी भी एक साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता। माँ हमेशा आपको कोसती रहती हैं कि आप कुछ नहीं करती हैं। उन्होंने आपको इस बार भी छुट्टियों में मायके भी नहीं जाने दिया, क्योंकि दीदी घर पर आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं ही आपको बहाना बनाकर वहां से बुला लेती हूँ और देखती हूँ कि वहां क्या होता है। नीरजा कहने लगी, लेकिन दीदी ये सब तो ठीक नहीं है ना? पारुल मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सब ठीक है। अगर कोई सास अपनी बहू की कद्र नहीं करती है तो उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि बहू ने सब कुछ कितनी सहजता से संभाल रखा है। जब आप वहां नहीं रहोगी तब शायद माँ को आपकी कमी महसूस हो और उन्हें ये एहसास हो कि बहू उनके लिए क्या मायने रखती है। और भैया आप भाभी को लेकर उनके मायके चले जाइए। वैसे भी उनका मायका यहाँ से पास ही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी अपने पति के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। ये 20 दिन आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय करिए और घर में बताने की जरूरत नहीं है कि आप भाभी को लेकर उनके मायके पहुंचे हुए हैं। और भाभी आप अपने मायके में भी बोल देना कि वहाँ लोग माँ को फोन करके कुछ न बताएं। बस कुछ दिनों की ही बात है, देखते हैं कि माँ को कुछ होश आता है या नहीं। वो हमेशा अपनी बेटियों के गुणगान करती रहती हैं, लेकिन उन्हें ये समझने की जरूरत है कि बुढ़ापे में बहू ही काम आएगी। बेटियां तो अपनी ही गृहस्थी संभालती रहेंगी। नीरजा की आंखों में आंसू छलक आए कि ननद ने उसके बारे में इतना तो सोचा।
कार्तिक भी बोल पड़ा, दीदी आप बहुत अच्छी हो जो आप मेरी पत्नी के बारे में इतना सोच रही हो। माँ के सामने मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो तो मुझे ही सुनाने लगती हैं कि मैं बुढ़ापे में उनका क्या ही ध्यान रखूंगा। मेरा ध्यान तो अपनी पत्नी में ही अटका हुआ है। इस पर पारुल और उसके पति ने कार्तिक को भी समझाया, हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नीरजा को ब्याह कर अपनी पत्नी बनाकर तुम उसे अपने घर में लेकर आए हो तो उसके सम्मान की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है और उसके हक की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तो गलत बातों पर तुम्हें अपने माता पिता के खिलाफ अपनी पत्नी के लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, वरना समय के साथ साथ रिश्ते हमेशा के लिए खत्म होने लगते हैं और शायद ये सब कुछ सहते सहते नीरजा एक दिन हमेशा के लिए तुम्हारे माँ बाप से अपने रिश्ते तोड़ लेगी और उनकी सेवा करने को भी न तैयार हो, तब तुम्हें और भी ज्यादा दुख होगा। इससे अच्छा है कि समय रहते अपनी जबान खोलो और घर में माँ बाप और पत्नी के बीच सामंजस्य बना कर रखो और जो भी गलत हो उसे उसी वक्त उसकी गलती का एहसास दिलाओ। कलह के डर से चुप रहोगे तो अपने ही घर को टूटता हुआ जल्दी ही देखोगे, क्योंकि ये पुरुष की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी और अपने माँ बाप दोनों के सम्मान का ख्याल रखे। कार्तिक भी बहुत ध्यान से अपने दीदी और जीजा जी की बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि अब वो उनकी बातों पर अमल किया करेगा। खैर, ननद की योजना के अनुसार नीरजा अपने मायके चली गई। सब लोग उससे मिलकर बड़े खुश हुए। आज 4 सालों के बाद उसे मायके आने का मौका मिला था। कार्तिक भी इस बार अपने ससुराल में रह रहा था। उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। इधर नमिता जी अकेले परेशान हो रही थी। बड़ी बेटी अपनी बच्चों के साथ चली तो आई थी, लेकिन वो रसोई के कामों में मदद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। इधर उनके घुटनों के दर्द ने उन्हें परेशान कर रखा था। अकेले उनसे काम हो नहीं रहा था, तो अपनी बेटी से भी रसोई में मदद मांगने लगी। तो वो कहने लगी कि ऐसे समय पर जब मैं आ रही थी तो तुम्हें भाभी को पारुल के पास भेजने की क्या जरूरत थी। तब नमिता जी कहने लगी कि बहू तुम्हारी सेवा में हर बार लगी रहती थी। इस बार पारुल की तबीयत ठीक नहीं थी, वो यहाँ नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने उसे उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया। तुम तो घर की बड़ी बेटी हो, क्या घर संभालने में कुछ दिनों तक मेरी मदद नहीं कर सकती? तुम्हारी बहन को अभी नीरजा की ज्यादा जरूरत थी, तो मैं क्या करती। कोमल को बहुत बुरा लग रहा था। 1-2 दिन तो उसने किसी तरह रसोई में मदद की, फिर कहने लगी, माँ हम गोवा घूमने जाने वाले थे तो बीच में तुमसे 2-4 दिन के लिए मिलने के लिए चली आई थी। अब मैं जाती हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके भाभी को बुला लेना। अकेले कब तक ये सब संभालेंगी? इतना कहकर वो वहां से अपने बच्चों के साथ चली गई। नमिता जी तो अवाक सी रह गई। वो सोचने लगी कि जब बहू घर पर रहती थी तो बेटियों के आने पर मैं दिन रात उससे उनकी आवभगत करवाती थी। इस बार बहू घर पर नहीं थी तो बेटी कितनी जल्दी यहाँ से चली गई। उसे ये भी नहीं दिखा कि माँ तकलीफ में है, अकेले कैसे बनाएगी खाएगी। वो उदास मन से आकर अपने पति के पास बैठ गई तो घनश्याम जी ने भी मौका देखकर कह दिया, क्या हुआ, बेटी तुम्हारी देखभाल के लिए रुकी नहीं? उसे तुम्हारी सेहत से ज्यादा अपने घूमने फिरने की पड़ी है। बहू को तो तुमने 4 सालों से मायके जाने नहीं दिया है कि तुम्हारे पीछे घर कौन संभालेगा। बेटी को तुम 4 दिन और नहीं रोक पाई? नमिता जी क्या बोलती, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो काफी दुखी थी कि बेटी ने उनके दर्द को क्यों नहीं समझा, जबकि वो तो बेटी के आने पर हर बार पूरा घर सर पर उठा लेती थी और बहू को 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं लेने देती थी। बेटी को 1 गिलास पानी भी चाहिए होता था तो वो बहू को ही आवाज लगाती थी, लेकिन आज वही बेटी उन्हें तकलीफ में देखकर भी छोड़कर भाग गई थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि बहू दिन रात उनकी सेवा में एक पैर पर खड़ी रहती है, फिर भी वो उसकी कद्र नहीं करती। घनश्याम जी गहरी आवाज में बोले कि अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हालत और भी खराब होगी। अगर बहू से ऐसे ही कड़वा रिश्ता बनाकर रखोगी तो हो सकता है कि बहू भी तुम्हारी सेवा करने से इनकार कर दे। तब तुम क्या करोगी? ये बेटियां तो अपने घर गृहस्थी में रम गई हैं, छुट्टियों में आती हैं, लेकिन हमेशा तो तुम्हें बहू के साथ ही रहना है। फिर भी तुम बहू के साथ कितना खराब व्यवहार करती हो। नमिता जी अब अकेले चूल्हा चौका संभाल रही थी। तब उन्हें समझ में आ रहा था कि बहू कितना सारा काम अकेले संभालती है, ऊपर से उनकी गालियां भी सुनती है।
फिर भी मुंह से उफ तक नहीं करती है। ऐसी स्थिति में वो रहती तो कब का ससुराल छोड़कर भाग गई होती। बेटा भी तो पत्नी की तकलीफ देखते हुए भी उन्हें कुछ नहीं कहता। उन्होंने बेटे को फोन लगाया और कहने लगी, बेटा अब पारुल की तबीयत कैसी है? अगर वो अच्छा महसूस कर रही है तो तुम लोग घर वापस चले आओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। सास का फोन आते ही नीरजा परेशान होने लगी और वो कहने लगी कि मम्मी जी की तबीयत वैसे ही खराब रहती है, अकेले ही उन्हें सब कुछ संभालना पड़ रहा है। उसने अपने पति से कहा कि 10 दिन तो हो ही चुके हैं, हम घर वापस चलते हैं। मैं सबसे मिल ली और मुझे क्या चाहिए। कार्तिक खुशी से खिल उठा कि उसकी पत्नी को माँ की कितनी चिंता है। वो उसी दिन घर वापस लौट आया। 10 दिनों में माँ का चेहरा उतर गया था। कार्तिक कहने लगा, माँ तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नमिता जी कहने लगी, अब बुढ़ापे में तबीयत तो ढीली रहती ही है बेटा, लेकिन तुम लोग आ गए, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहू रसोई की ओर जाने लगी तो नमिता जी कहने लगी, बहू अभी तो तुम थकी हुई घर आई हो, रुको मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये सुनकर नीरजा हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी तो वो कहने लगी, हाँ बहू, इतने दिनों से रसोई तो संभाल ही रही हूँ, एक टाइम का खाना और बना लेती हूँ। लेकिन नीरजा नहीं मानी और कहने लगी, नहीं माँ जी, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, आप आराम करिए, मैं रसोई संभाल लेती हूँ, आखिर मैं किस लिए हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहू को अकेले नहीं छोड़ा और रसोई में आकर उससे बातें करते हुए उसकी मदद भी करने लगी। नीरजा सास के व्यवहार में परिवर्तन को देखकर बहुत हैरान थी और मन ही मन अपनी ननद को धन्यवाद दे रही थी। शाम को जब उसने पारुल को कॉल किया तो उसने सारी बातें बताई और कहा कि लगता है कि अब माँ जी मेरे साथ प्यार से मिलकर रहेंगी। तो पारुल कहने लगी, भाभी, माँ में ये बदलाव आना बहुत जरूरी था। उन्हें भी सच्चाई देखनी जरूरी थी कि एक समय के बाद बहू ही काम आती है। बेटियां तो दूर दूर रहती हैं और कभी कभी आ सकती हैं, लेकिन बहू ही है जो दिन रात साथ में रहती है और हर सुख दुख में साथ भी देती है। पारुल अपनी ननद के प्रति आभार से भर उठी, जिसने उसकी सास के नजरिए को बदलने में मदद की थी। नमिता जी अब बहू से ज्यादा जुबान नहीं लड़ाती थीं, ना ही उसके काम में कमियां निकालती थीं और ना ही बेटियों से तुलना करती थीं, क्योंकि वो समझ गई थीं कि बहू ही उनके बुढ़ापे का असली सहारा है। नीरजा भी खुश थी कि सासू माँ अब उसके साथ प्यार से मिलजुल कर रहेंगी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।